वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, हमने सुझाव दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 MB के तहत आदिवासी इलाकों को पंचायती राज देने के बारे में कानून बनाते समय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची की खूबियों का लाभ उठाया जाए ताकि केंद्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक आदिवासियों के लिए प्रभावकारी व्यवस्था का गठन हो सके। 5वीं अनुसूची के तहत राज्य स्तर पर बनाई गई जनजाति सलाहकार परिषदों में सुधार करके उन्हें सक्रिय बनाया जाए और उनकी हर 3 महीनों में कम से कम एक बैठक अवश्य हो। केंद्र में भी केंद्रीय सलाहकार परिषद को पुनर्जीवित किया जाए ताकि केंद्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था बन सके जो दिल्ली में आदिवासियों के हितों का ध्यान रख सके और समय पड़ने पर राज्य सरकारों और उनकी जनजाति सलाहकार परिषदों के बीच विवादों को हल करने के लिए सलाह दे सके। गैर आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत का त्रिस्तरीय ढांचा चल सकता है क्योंकि वहाँ गांव काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में गांव काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनकी जनसंख्या भी काफ़ी कम होती है। इनमें से ज़्यादातर गांवों में अपनी परंपरागत ग्राम सभाएं या अन्य संस्थाएं होती हैं। आदिवासी पंचायत व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होगी। कुछ बहुत छोटे गांव मिलकर एक ग्राम सभा भी बना सकते हैं। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा और इसकी व्यवस्था पारंपरिक नियमों के अनुसार होगी। कुछ ग्राम सभाओं के ऊपर निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली ग्राम पंचायत होगी। एक जिले में पंचायत के कितने स्तर होंगे इसके बारे में कोई कठोर नियम नहीं होगा। ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति या जनपद सभा या तालुक पंचायत होगी। पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। देखा गया है कि नौकरशाही इसमें अधिक दिलचस्पी नहीं लेती, इसलिए आदिवासी पंचायत व्यवस्था में हमने जिला स्तर पर स्वायत्तशासी जिला परिषदें बनाने की सिफारिश की है। ध्यान रहे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू 6ठी अनुसूची में जिला स्तर पर स्वायत्तशासी परिषदें बनाने का प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों के कुछ जिलों में आदिवासियों की संख्या 50% से कम हो सकती है। इन जिलों के आदिवासियों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए हमने संविधान के 73वें संशोधन में पंचायत समितियों और स्वायत्तशासी उपजिला परिषदों के गठन की सिफारिश की है। महोदय, हमने सिफारिश की है कि आदिवासी स्वशासन के मध्य स्तर और जिला परिषदों में क्षेत्रों के सभी आदिवासी और गैर आदिवासी विधायक शामिल किए जाएं, लेकिन गैर आदिवासी सांसदों को इनमें प्रतिनिधित्व न दिया जाए। आदिवासी
पंचायती संस्थाओं में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हमने सुझाव दिया है कि इनके प्रमुख और उप प्रमुख के पद आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। हमने आदिवासी पंचायतों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए भी कुछ कदम सुझाए हैं। अगर ये लागू हुए तो हमें आशा है कि इनकी वित्तीय व्यवस्था सामान्य पंचायतों से बेहतर होगी। सामान्य पंचायतों के प्रति सरकारी अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए हमने सिफारिश की है कि अनुसूचित क्षेत्रों से संबद्ध सभी सरकारी कर्मचारी पंचायतों के नियंत्रण में रहें। प्रायः यह देखा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस, चुंगी, वन और राजस्व विभाग के निचले दर्जे के कर्मचारी आदिवासियों के हितों के विरुद्ध काम करते हैं। इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि इनकी भूमिका को सीमित किया जाए और इन्हें संबंधित पंचायतों के अंतर्गत रखा जाए। हमें आशा है कि अगर समिति की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये आदिवासी क्षेत्रों में जन असंतोष को दूर करने और पृथकतावादी आंदोलन को समाप्त करने में सहायक होगी। हमने आदिवासी पंचायतों के अधिकार, कर्तव्य और आय के स्रोत इत्यादि स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की कोशिश की है, ताकि न केवल केंद्र, राज्य और आदिवासी पंचायतों में बल्कि स्वयं पंचायतों के विभिन्न स्तरों में भी टकराव न हो। दूसरे, हमने संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में दी गई कुछ संस्थाओं को फिर से सक्रिय करने की सिफारिश की है, ताकि आदिवासी पंचायतों के लिए केंद्र तक रास्ता साफ हो सके और हर स्तर पर आदिवासियों के हितों का ध्यान रखा जा सके। तीसरे, हमने सुझाव दिया है कि केंद्र में केंद्रीय सलाहकार परिषद को पुनर्जीवित किया जाए, ताकि वह राज्य सरकारों और संबंधित जनजाति सलाहकार परिषदों या जिला परिषदों और जनजाति सलाहकार परिषदों के बीच उठने वाले विवादों को हल करा सके। हमने कोशिश की है कि आदिवासी पंचायत संस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सहभागिता और आम सहमति पर आधारित हो। इससे पंचायत प्रतिनिधियों पर अंकुश लगेगा। हमने आदिवासी पंचायतों में ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। स्टॉप।